तो अब हम देख रहे हैं राज्यसभा। तो ये अपर हाउस देख रहे हैं हम, राज्यसभा। तो ठीक है, ऐसे स्टेट में क्या होगा, विधान परिषद होगा। तो इन दोनों में सिमिलरिटी होगी, लेकिन इसमें काफ़ी कुछ अलग है, वो हम देख लेंगे अभी। तो ये आर्टिकल 80 में आता है और इसमें ये एक अपर हाउस होगा, ये वीक हाउस होता है, इसके पास ज़्यादा शक्तियाँ नहीं होती हैं। और राज्यों का परिषद परिषद होता है, यानी राज्यों का परिषद होता है ये। और ये फर्स्ट हाउस तो हमारा लोकसभा होता है, सेकंड हाउस ये होता है। और ये परमानेंट हाउस होता है, यानी कि ये इसकी सभी, जिसको भंग नहीं किया जा सकता, ये परमानेंट हाउस होता है। इस एक साथ इसकी सभी सीटें कभी खाली नहीं होती हैं। तो काउंसिल ऑफ स्टेट यानी राज्यों का परिषद से होने का मतलब ये है कि यहाँ जो मेंबर आते हैं वो राज्यों के जो एमएलए हैं उनके द्वारा चुनकर आते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर हम स्टेट में बात करें तो स्टेट में होता है विधान परिषद, और ये आर्टिकल 171 के अंतर्गत आता है। ये उच्च हाउस होता है, सेकंड हाउस होता है, वीक हाउस होता है और परमानेंट हाउस होता है। ये हमने देख लिया क्यों होता है। और इसको सर्जित या समाप्त संसद के द्वारा किया जाता है, लेकिन ये डिजॉल्व नहीं होता। जैसे हमने देखा था, राज्यसभा जो है उसे तुम भंग नहीं कर सकते। ठीक है, इसी विधानसभा को भंग नहीं कर सकते, लेकिन इसको अगर समाप्त करना है तो ये किसके द्वारा होगा, ये संसद के द्वारा इसको समाप्त किया जा सकता है। सिर्फ स्टेट में ये होगा आर्टिकल 169 के द्वारा। अगर लोग विधान परिषद को समाप्त करना है किसी राज्य में, तो उसके लिए जो संसद में जो बिल रखा जाएगा वो सिंपल मेजोरिटी से पास होना चाहिए। तो अगर हम इनके राज्यसभा में देखें तो इनके जो मेंबर होते हैं इनको एमपी कहा जाता है, जबकि जो विधानसभा है उनके जो मेंबर होते हैं उनको एमएलसी कहा जाता है। इनकी क्वालिफिकेशन सेम होती हैं, सिटीजन ऑफ इंडिया लैब के पद पर ना, और 30 वर्ष पूरा होना चाहिए क्योंकि राज्यसभा में जाना है। ठीक है, ऐसे ही वहाँ पे होता है। टेन्योर इनका 6 साल का होता है, और इसके ये हर 2 साल में इसकी 1/3 जो सीट होती हैं वो खाली हो जाती हैं और उसकी जगह पर दूसरी आती हैं। इलेक्शन इनका जो है वो एमएलए जो होते हैं, विधानसभा के जो एमएलए होते हैं राज्यों के, उनके द्वारा होता है स्टेट से। जबकि वहाँ पे जो उनका इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट होता है। वहाँ पे देखें तो हम स्टेट में, तो ये जो होता है, जो राज्यसभा में हम देखें तो ये होता है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा। तो ये हम देखेंगे अभी, इससे पहले हम विधानसभा में देख लेते हैं। सॉरी, विधान परिषद में हम देखेंगे तो जो एमएलसी होते हैं उनकी क्वालिफिकेशन वही होती है, सिटीजन ऑफ इंडिया लाभ के पद पर 30 साल उम्र होनी चाहिए, टेन्योर 6 साल, हर 2 साल में 1/3 जो सीटें वो खाली हो जाएंगी। इलेक्शन जो है वो इनडायरेक्ट होगा। तो इनका इलेक्शन किस तरह होता है जो विधान परिषद होता है, तो उनका इलेक्शन हम देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं जो मैक्सिमम सीट जो है इन जो स्टेट में, जो अगर विधानसभा परिषद है उनकी जो मैक्सिमम सीट है 1/3 होगी। लोकसभा में जो विधानसभा होगी उसकी जो उसमें जितने मेंबर होंगे उसके 1/3 मेंबर जो होंगे वो विधान परिषद में रख सकते हो। जैसे यूपी में है 100 एमएलसी हैं सबसे ज़्यादा, और जो महाराष्ट्र में 78, बिहार में 75। तो ये उसके अकॉर्डिंग हमने देखा। मिनिमम जो है तेलंगाना में है। अगर मिनिमम सीट की बात करें स्टेट में, तो ये जो किसमें 40 जो हैं वो अपवाद हैं, वो किसमें एमएलसी में हैं। और जम्मू कश्मीर में सिर्फ 36 हैं, और मिनिमम तेलंगाना में 43 हैं, एमएलसी हैं। इलेक्शन की बात करें तो जो विधान परिषद इनका इलेक्शन जो है उनका, वहाँ पे राज्यसभा में देखा था हमने कि जो राज्यसभा के जो एमपी होते थे उनका इलेक्शन जो राज्यों के विधानसभा के मेंबर होते हैं वो करते हैं, एमएलए करते हैं। जबकि यहाँ पर विधान परिषद का जो मेंबर इनडायरेक्ट होता है। कैसे, इसमें ये जितने भी मेंबर हैं उनको 1/3, 1/3, 1/6, 1/12, 1/12 इतने भागों में बांट दिया जाता है। जो 1/3 होते हैं ये मेंबर चुने जाते हैं। ये किसी पार्टी के कैंडिडेट होते हैं जिनको एमएलए वोट करते हैं। जो उसके जो एमएलए हैं विधानसभा के वो वोट करेंगे। जो बाकी जो 1/3 हैं ये पार्टी के मेंबर प्लस इलेक्ट लोकल गवर्नमेंट, जो पार्टी के मेंबर भी होते हैं और जो लोकल गवर्नमेंट द्वारा चुने जाते हैं वो होते हैं। जो उसके बाद 1/6 की बात करें तो जो 1/6 जो होते हैं वो नॉमिनेट गवर्नर के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, और वो होते हैं समाज सेवा, कला, विज्ञान, साहित्य और सहकारिता। इनके द्वारा इनमें जो अच्छे व्यक्ति होते हैं उन्हें गवर्नर नियुक्त नॉमिनेट करता है। 1/12 जो होते हैं वो पार्टी के मेंबर होते हैं, और ये जो है 10+2 के जो गवर्नमेंट टीचर होते हैं जिनको 3 वर्ष का अनुभव है वो इनको चुनते हैं। और बाकी जो 1/12 बचते हैं ये पार्टी के मेंबर होते हैं, जिन्हें जिन्हें कौन चुनता है, जो ग्रेजुएट स्टूडेंट है वो चुनते हैं। तो अब हम देखेंगे किसका इलेक्शन, राज्यसभा का इलेक्शन। तो राज्यसभा का इलेक्शन का जो स्टेट के जो एमएलए होते हैं वो उनको चुनते हैं, और ये जो इनका जो है वो एकल संक्रमण मत प्रणाली से होता है। तो इलेक्शन जो 2 तरह से हो सकता है। एक तो फर्स्ट फेज ऑफ द पोस्ट सिस्टम,
ये जैसे एमपी ऑफ लोकसभा और एमपी ऑफ जो विधानसभा होती है उसमें होते हैं। तो इसमें जो व्यक्ति होता है किसी एक ही व्यक्ति को वोट दे सकता है और एक ही बार देगा। जिससे और जिसके पास सबसे ज़्यादा वोट होंगे वो वोट केवल एक ही बार कैंडिडेट को वोट कर सकते हैं। जबकि जो एकल संक्रिय मत प्रणाली है इसमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, राज्यसभा और विधान परिषद के जो मेंबर होते हैं इनके द्वारा, इस प्रणाली के द्वारा इनका चयन होता है। और ये एकल प्रणाली ये कहती है कि एक व्यक्ति अपनी प्रेफरेंस के अनुसार जो है वोट देगा। जैसे इनकी प्रेफरेंस रहती है 1 2 3 4, तो इसमें प्रेफरेंस देगा, पहले प्रेफरेंस पे किसको वोट देगा, दूसरे पे किसको देगा, तीसरे देगा। किसी एक व्यक्ति को नहीं, एक से ज़्यादा व्यक्ति को दे सकता है, लेकिन अपनी प्रेफरेंस के अनुसार देगा। और जिसको जीतना है उसको 50% वोट पाना आवश्यक होता है। तो पहली प्रेफरेंस पे देखेंगे कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने 50% वोट पा लिए हैं तो वो जीत जाएगा। अगर वो नहीं हुआ तो पहली प्रेफरेंस सबकी हटा देंगे। फिर दूसरी प्रेफरेंस देखेंगे, दूसरी प्रेफरेंस पे लोगों ने किस किस को दिया। दूसरी प्रेफरेंस पे अगर किसी ने 50% किसी ने पा लिया तो 50% वाला जीत जाएगा। तो ये होती है एक संक्रमणीय मत प्रणाली। तो राज्यसभा की अगर सीटों की बात करें तो राज्यसभा में जो मैक्सिमम सीट 250 रख सकते हैं। और ये जो कितने 1971 की अपने जनगणना से लिया था, और ये टिफोर्ट संशोधन हमने देखा था कि 2026 तक इससे फिक्स कर दिया गया। 250 सीटों में से 238 तो होंगी वो इलेक्ट स्टेट के जो होंगे और यूटी से होंगे, यानी केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों के द्वारा जो चुने जाएंगे वो। और उसके बाद जो 12 होंगे उन्हें नॉमिनेट करेगा प्रेसिडेंट। वो कहाँ से होंगे, समाज सेवा, विज्ञान, साहित्य और कला से। और जबकि यहाँ हम बात करें तो जबकि प्रेजेंट में जो है 245 सीट हैं सिर्फ राज्यसभा की, जिनमें से 233 जो हैं वो 233 में से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से आएंगी। तो दोनों से 229 जो हैं वो राज्यों से आती हैं। मैक्सिमम यूपी की है इसमें, क्योंकि यूपी की पॉपुलेशन के हिसाब से। और जो 4 हैं वो यूटी से आती हैं, दिल्ली और पुडुचेरी से आती हैं। और जबकि जो 12 हैं उनको नॉमिनेट कौन करता है, उनको करेगा अपना प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेगा। और एक फर्स्ट वुमेन जिसे नॉमिनेट किया गया था वो तो नार्जिस दत्त, जो संजय दत्त की पत्नी थी, संजय दत्त की मदर थी, सॉरी। उसके बाद जो मिनिमम सीट की बात करें तो ये है बिहार में है। इसमें सॉरी, मिनिमम सीट की बात करें तो ये, हाँ, तो मिनिमम सीट की बात करें तो ये नॉर्दर्न स्टेट है, इनमें पाई जाती हैं। और सबसे कम जो गोवा में सब एक ही सीट है, और असम में इसको छोड़ के, क्योंकि असम में 7 सीटें होती हैं। तो जो राज्यसभा होती है, विधानसभा, इसमें भी इसके चेयरमैन होते हैं, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन। तो जबकि जो राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है वो जो उपराष्ट्रपति है वो इसका जो पदेन सभापति बन जाता है चेयरमैन का, यानी उपराष्ट्रपति जिसको चुन लिया वो किसका चेयरमैन बन गया, वो बन गया राज्यसभा का। उसके लिए चुनाव नहीं होता है। तो ये मेंबर ऑफ राज्यसभा तो होता नहीं है, इसके ये मेंबर राज्यसभा नहीं होता है। और उसके बाद डिप्टी चेयरमैन की बात करें तो ये मेंबर ऑफ राज्यसभा होता है। इसको ओथ प्रेसिडेंट दिलाता है। ये वाइस प्रेसिडेंट के रूप में काम करता है, चेयरमैन के रूप में राज्यसभा के। और ये वाइस प्रेसिडेंट का भी इसका पद होता है। और चेयरमैन के रूप में, राज्यसभा के चेयरमैन के रूप में इसे सैलरी मिलती है। रिजाइन ये प्रेसिडेंट को देगा। और इसको जो और दिलाएंगे जरूरत नहीं पड़ती डिप्टी चेयरमैन, क्योंकि ये जो है मेंबर के रूप में चेयरमैन शपथ ले चुका होता है। और रिजाइन ये जो है वो चेयरमैन को देगा, क्योंकि डिप्टी चेयरमैन चेयरमैन को, चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन को देता है विधान परिषद में। लेकिन यहाँ जो है वो चेयरमैन देगा किसको, प्रेसिडेंट को। तो ये जो चीज़ है ये थोड़ी अलग हो जाती है विधान परिषद में और राज्यसभा में। इसका टेन्योर 5 साल का होता है, जबकि क्योंकि ये जब वाइस प्रेसिडेंट के रूप में इसका टेन्योर 5 साल का होता है, जबकि इसका जो टेन्योर है वो 6 साल का होता है। जो अपना डिप्टी चेयरमैन 1 साल के बाद, 5 साल के बाद इसके बाद दूसरा वाइस प्रेसिडेंट आ जाएगा और चेयरमैन का पद संभाल लेगा। इसका इलेक्शन जो होता है वो इनडायरेक्ट होता है चेयरमैन का। वो टोटल एमपी ऑफ लोकसभा और राज्यसभा चुनते हैं, जबकि इसका इलेक्शन जो है वो इनडायरेक्ट होता है, लेकिन इस टोटल एमपी ऑफ राज्यसभा इसको चुनते हैं अकेले। तो इसका री इलेक्शन हो सकता है, तो इसका भी री इलेक्शन हो सकता है। सैलरी कंस्टिट्यूशन फंड ऑफ भारतीय संचित निधि से मिलती है, इसे भी कंस्टिट्यूशन फंड ऑफ इंडिया, राज्यसभा के मेंबर के रूप में इसे मिलती है सैलरी। और मिनिमम एज जो इसकी होती है, इसकी 35 साल, इसकी 30 साल, क्योंकि 35 साल ये प्रेसिडेंट के पद पे बैठ सकता है, इसलिए 35 साल इसकी, और उसकी 30 साल। मैक्सिमम इसकी यहाँ पे नो लिमिट है, यहाँ भी नो लिमिट है। तो ये सबसे पहले जो बने थे हमारे वाइस प्रेसिडेंट, सॉरी, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, वो थे वेंकैया नायडू और कृष्णा मूर्ति राव। ये थे कौन, वाइस
डिप्टी चेयरमैन। तो ये वाला जो है चेयरमैन, ये थोड़ा अलग होता है हम राज्यसभा में देखें, जबकि जो डिप्टी चेयरमैन है इसका लगभग सेम होता है विधानसभा के लिए। तो हम देखते हैं विधानसभा के लिए, तो विधानसभा बार कह देता हूँ मैं, विधान परिषद में हमको देखना है। तो ये आर्टिकल 184 में इसके में बताया गया है किसके में, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के लिए। इसमें मेंबर मेंबर होता है, बिल्कुल ये दोनों मेंबर होते हैं किसके, विधान परिषद के। तो वहाँ पे जो चेयरमैन है वो उसमें थोड़ा चेंजेस है, बाकी लगभग अगर हम वहाँ से राज्यसभा से अगर उठा लें डिप्टी चेयरमैन और यहाँ से इनके दोनों उठा लें तो लगभग सेम, इनको वोट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये मेंबर के रूप में वोट लेते हैं। रिजाइन की बात करें तो एक दूसरे को देते हैं, जबकि वहाँ पे जो चेयरमैन है वो प्रेसिडेंट को रिजाइन देता है, और जबकि डिप्टी चेयरमैन चेयरमैन को रिजाइन देता है। इनका टेन्योर दोनों का 6 साल होता है, और इनका इलेक्शन जो इनडायरेक्ट होता है, टोटल एमपी जो विधान परिषद के हैं वो इनको चुनेंगे। सैलरी की बात करें तो राज्य की संचित निधि से इनको सैलरी मिलती है, मिनिमम एज 30 साल होती है, और जो मैक्सिमम एज की नो लिमिट है। अब बात करते हैं राज्यों में जो विधान परिषद है उसमें जो है सदस्यों जो एमएलए या एमएलसी की अयोग्यता के बारे में बात की गई, ठीक ऐसी वहाँ पे सेंट्रल में भी की गई होगी। तो आर्टिकल 191 में के अनुसार जो अयोग्यता इसमें बताई गई हैं इसकी, और 191 में बताया गया है, और इसके साथ 192 में बताया गया कि एमएलसी या एमएलए या एमएलसी को राज्यपाल हटाता है चुनाव आयोग की सलाह, चुनाव आयोग की सलाह पर इनको हटाया जा सकता है। कौन हटाएगा? राज्यपाल हटाएगा। ये 192 आर्टिकल के अनुसार 191 में की अयोग्यताएं बताई गई हैं। इसके बाद एमएलए या एमएलसी के सदस्यों का विशेष अधिकार, इनका विशेष अधिकार क्या होता है? तो ये बताया गया आर्टिकल 194 में, और ये जबकि सदन के जो सदस्य होते हैं उनका जो विशेष अधिकार आर्टिकल 105 में बताया गया है। एक और इसमें नोट हम देख लेते हैं कि लोकल गवर्नमेंट के चुनाव लड़ने के लिए, जो लोकल गवर्नमेंट का अगर कोई चुनाव लड़ना है तो व्यक्ति उसी क्षेत्र का होना चाहिए जिस क्षेत्र का वो लड़ रहा है, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे तुम किसी और क्षेत्र का भी चुनाव लड़ सकते हो। तो इसके बाद हम सेंट्रल में देखेंगे। तो अगर हम सेंटर की बात करें तो इनकी अयोग्यता जो है लोकसभा और राज्यसभा की इन आर्टिकल 102 में बताया गया है। 102 की जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो ये है कि ये किसी ऑफिसर ऑफ प्रॉफिट, किसी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। अगर वो लाभ के पद पे है तो ये नहीं बन पाएगा। उसके बाद जनप्रतिनिधित्व कानून 1952 के फॉलो ना करना चाहिए, इसको फॉलो नहीं करना चाहिए। और उसके बाद चुनाव आयोग के नियम को अगर फॉलो ना करें तो इन दोनों जो जनप्रतिनिधित्व कानून इसको, और अगर चुनाव आयोग को नियम को फॉलो नहीं करता है तो भी उसको वो अयोग्यता मानी जाएगी। तो स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड डिप्टी स्पीकर एंड लोकसभा, उसके बाद चेयरमैन ऑफ राज्यसभा और डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, इनके लिए आर्टिकल 103 में बताया गया है। और जबकि अगर ये दोनों चीज़ें अगर ये अयोग्यता पाई जाती हैं तो रिमूव किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाएगा बाय इलेक्शन कमीशन। जैसे ऐसे ही वहाँ पे था कि अगर हम स्टेट की बात करें तो जो इलेक्शन कमीशन है उसकी सलाह पर गवर्नर रिमूव कर सकता था, ऐसे यहाँ पे जो रिमूव कौन करेगा? प्रेसिडेंट कर सकता है इलेक्शन कमीशन की सलाह पर। तो ये जो हटाने वाली बात है वो बताई गई है किसी आर्टिकल 103 में, जबकि ये जो बात है, ये जो डिस्क्वालिफिकेशन है, ये किसके लिए लागू होती हैं? ये दोनों लोकसभा और राज्यसभा के जो चेयरमैन और चेयरमैन स्पीकर और डिप्टी स्पीकर उनके लिए लागू होती हैं। तो इसको हटाने की प्रोसेस हम देखते हैं। जब स्पीकर लोकसभा और डिप्टी स्पीकर लोकसभा, तो इनको अगर हटाना है तो इसको रिमूवल बिल रखना पड़ेगा लोकसभा में, क्योंकि वहीं से इसको हटाना। और ये जो बिल है इफेक्टिव मेजोरिटी से पास होना चाहिए, उसके बाद इसको प्रेसिडेंट द्वारा हटा दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा। और अगर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा और डिप्टी चेयरमैन को हटाना है तो इसको रिमूवल, क्योंकि चेयरमैन जो राज्यसभा है वो एक वाइस प्रेसिडेंट के रूप में काम करता है, इसको रिमूवल बिल कहाँ पर रखना पड़ेगा? राज्यसभा में ही रखना पड़ेगा। और ये प्रभावी बहुमत इफेक्टिव मेजोरिटी से पास होगा, उसके बाद ये लोकसभा में जाएगा, उसके बाद सिंपल मेजोरिटी से पास होने के बाद ये हट जाएगा। जबकि डिप्टी चेयरमैन होता है उसके लिए सिर्फ राज्यसभा में बिल रखो, उसके बाद इफेक्टिव मेजोरिटी से पास हो गया तो उसे हटा दिया जाएगा। अब हम तुलना देख लेते हैं, कंपैरिजन ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। तो लोकसभा जो आर्टिकल 181 में है, और सॉरी 181 में है लोकसभा, और आर्टिकल 80 में है हमारी राज्यसभा। तो ये जो है वो लोअर हाउस है,
और ये जनता का सदन है लोकसभा, इसे स्ट्रॉन्ग हाउस में शक्तियाँ ज़्यादा होती हैं। और जबकि जो हमारा राज्यसभा है वो अपर हाउस है, राज्यों का परिषद राज्यों द्वारा चुने जाते हैं, और वीक हाउस है। और स्ट्रॉन्ग हाउस का मतलब ये है कि इसमें मनी बिल, सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार लोकसभा के बहुमत पर निर्भर करती है। बजट, वार्षिक बजट इसी में बता इंट्रोड्यूस किया जाता है, आर्टिकल 122। और जॉइंट संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं राज्यसभा कहाँ कहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। तो राज्यसभा जैसे अखिल भारतीय सेवा IAS, तो आर्टिकल 130 312 में अगर न्यू ऑल इंडियन सर्विस क्रिएट करना है, कोई नई सेवा जैसे UPSC की तरह कोई और सेवा चालू करना है, तो वो किसकी रिकमेंडेशन, राज्यसभा की रिकमेंडेशन पे की जाएगी। और कितनी बहुमत होना चाहिए, 2/3, यानी स्पेशल मेजोरिटी होना चाहिए प्रेजेंट वोटिंग मेंबर की, से पास करने के बाद लोकसभा में भेज सकते हैं। उसके बाद अनुच्छेद अगर राज्यसभा सिफारिश करे तो संसद भी उस सूची पर कानून बना सकती है। तो ये राज्यसभा की रिकमेंडेशन पे होता है, तो यहाँ पर राज्यसभा स्ट्रॉन्ग है। दूसरा प्रशासनिक सेवा, जो कार्मिक मंत्रालय हैं इसके अंतर्गत आते हैं। और जो अपना IPS गृह मंत्रालय राज्यसभा के अंतर्गत आता है। IFS पर्यावरण मंत्रालय हो गया। उसके बाद भारतीय वन सेवा, ये सब किसके अंतर्गत आता है, राज्यसभा। तो यहाँ पर राज्यसभा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो राज्यसभा जो है आर्टिकल 312 और आर्टिकल 249, जिसमें लिस्ट सूचियाँ हैं, किसमें 7th शेड्यूल की जो सूचियाँ हैं वो आती हैं। और इसमें जो अंडर लिस्ट के इस लिस्ट के अंदर 100 से ज़्यादा 100 सब्जेक्ट हैं। स्टेट लिस्ट में यूनियन लिस्ट में, सॉरी, केंद्र लिस्ट में 100 सब्जेक्ट हैं और स्टेट लिस्ट में 61 सब्जेक्ट हैं। और दोनों पर जो इफेक्ट डालती है उस लिस्ट में 52 सब्जेक्ट। तो ये लिस्टों पर अगर कोई कानून बनना आना है तो उस पर राज्यसभा सिफारिश कर सकते हैं। उसकी बहुमत हुआ कितना, 2/3, तो संसद उस पर क्या बना सकती है, कानून बना सकती है। तो यहाँ पर राज्यसभा जो है वो स्ट्रॉन्ग है, आर्टिकल 315 और 312 और आर्टिकल 249 में राज्यसभा स्ट्रॉन्ग है। और ये सिफारिश राज्यसभा कब देती है, जब कोई काम जो लोक महत्व में, लोगों के कल्याण कार्य में काम आ रहा हो, उससे अच्छा हो सकता है लोगों का, तो उस लोक महत्व में जब कोई कार्य में जब राज्यसभा सिफारिश देती है और 2/3 मेजोरिटी से, तो संसद उस पर कानून बना सकती है।